जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना सर यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि जो आपका भू विज्ञान है उसका परिचय क्या होता है, परिचय में क्या होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ लाइक भी कर देंगे ताकि मैं जो अगला वीडियो लेकर आऊँगा आप तक पहुँच सके। तो चलिए मैं इस वीडियो में भू विज्ञान के परिचय के बारे में बात करता हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे भू विज्ञान का परिचय, भू विज्ञान का बारे में जो है कि पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे में कि भू विज्ञान का परिचय क्या होना चाहिए और इसमें कोई अगर वैज्ञानिक हैं तो उनका क्या कहना था, क्या सिद्धांत के अनुसार वे कहे थे, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भू विज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसमें देखिए कि भू विज्ञान का परिभाषा देना है, यानी कि परिभाषा इसका क्या होगा मैं बताऊंगा और उसका जो महत्व है उसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा इसका आंसर, भूगर्भ शास्त्र को अंग्रेजी में जियोलॉजी कहा जाता है। वह शास्त्र जो पृथ्वी के भीतर की जानकारी दे भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो भूगर्भ शास्त्र है उसी को अंग्रेजी में जियोलॉजी कहते हैं और ऐसा शास्त्र जो हम लोगों को पृथ्वी के भीतर की जानकारी दे उसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। आसानी से समझ में आ गया। आगे देखिए, जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड डी बरी ने वर्ष 1473 में किया था। यानी कि जो जियोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? रिचर्ड डी बरी ने। कब किया था? तो 1473 ईस्वी में किया था। ठीक है, जियोलॉजी ग्रीक शब्द जी और लॉजी से बना है, यानी कि जियोलॉजी जो है इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो जी प्लस लॉजी होता है। ठीक है, यानी कि जी और लॉजी से बना है। जी शब्द का मतलब अर्थ अर्थात पृथ्वी और लोजोस शब्द का अर्थ साइंस अर्थात विज्ञान होता है। ठीक है, यानी कि जी शब्द का जो मतलब होता है पृथ्वी होता है, यानी कि अर्थ होता है, और लोजोस शब्द का मतलब साइंस यानी कि विज्ञान होता है। देखिए फिर आगे इसमें, यानी जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र को सरल शब्दों में पृथ्वी का विज्ञान कहते हैं। यानी कि जियोलॉजी के हम लोग आसानी से सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी का विज्ञान है। आगे होगा, बृहद शब्दों में यह वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना एवं संगठन, अंतर्जात एवं बहिर्जात, भूवैज्ञानिक क्रियाएं और उनके परिणाम तथा खनिज, चट्टान, जीवाश्म, पर्वत, सागर इत्यादि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है कि उसकी संरचना, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उसकी उत्पत्ति को भी पढ़ेंगे और उसकी संरचना को भी पढ़ेंगे, संगठन पढ़ेंगे और उसमें अंतर्जात और बहिर्जात अनेक प्रकार के क्रियाएं होते हैं। ठीक है, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके परिणाम के अनुसार, ठीक है, खनिज, चट्टान और जो पर्वत होते हैं, सागर होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग इसमें अध्ययन क्षेत्र एवं कार्य को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अध्ययन क्षेत्र एवं कार्य, पृथ्वी एक विशाल जटिल पिंड है, यानी कि पृथ्वी जो है कि बहुत बड़ा विशाल पिंड है। उसकी आयु 4.6 अरब वर्ष आंकी गई है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष आंकी गई है? तो 4.6 अरब वर्ष। आगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ कालानुक्रम में वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जैवमंडल हाइड्रोस्फेयर
और जीवमंडल बायोस्फीयर का निर्माण हुआ। यानी कि जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ तब उसके कालानुक्रम क्या हुआ था कि वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल का निर्माण हुआ था। पृथ्वी एवं इन मंडलों के निर्माण के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के अंतर्जात एवं बहिर्जात भूवैज्ञानिक क्रियाएं भी क्रियाशील हो उठी। यानी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ तो उनके साथ साथ पृथ्वी के अंदर यानी कि अंतर्जात और बाहर में भी अनेक प्रकार के क्रियाएं हो उठी थी। ठीक है, वे क्रियाएं अंतर्जात कहलाती है। जो मान लीजिए क्रियाएं हो उठी थी उनको अंतर्जात कहते हैं, जिन्हें कार्य करने हेतु अभीष्ट ऊर्जा व शक्ति पृथ्वी के अंतःकरण से प्राप्त होती है और जो पृथ्वी के अंतःकरण में कार्य करती है। इसके विपरीत बहिर्जात भूवैज्ञानिक क्रियाएं भूपृष्ठ पर क्रियाशील होती है। अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण जहाँ बहिर्जात भूवैज्ञानिक क्रियाएं हैं। यानी कि जो क्रियाएं हो उठी थी तो उसमें अंतर्जात और बहिर्जात दोनों क्रियाएं हो उठी थी। ठीक है, और उसके अनुसार जो पृथ्वी उसका अंतःकरण में कार्य करती है, इसके विपरीत जो क्रिया हुई थी उसको बहिर्जात कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण जहाँ बहिर्जात भूवैज्ञानिक क्रियाएं हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक जो क्रियाएं, बहिर्जात भूवैज्ञानिक क्रियाएं कौन कौन है? परिवहन, अपर्दन एवं निक्षेपण। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे परिभाषा। ठीक है, इन डनलीट तथा शेल्डन जॉनसन। ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक थे डनलीट और शेल्डन जॉनसन, उनके अनुसार परिभाषा देखेंगे। तो इनके अनुसार क्या होगा? भूगर्भ शास्त्र ज्ञान की संगठित शाखा के रूप में ग्लोब जिस पर हम निवास करते हैं, पर्वतों, मैदानों, समुद्री गतों, अमीबा से लेकर मनुष्य तक के जीवन रूपों के इतिहास तथा जीवन के क्रमिक विकास सहित भौतिक घटनाओं के अनुक्रम के विषय में अध्ययन कराता है। यानी कि जो इनलीट यानी कि डॉनलीट, शेल्डन जॉनसन जो थे, उन लोगों ने यह बताया कि जो पृथ्वी ऐसा चीज़ जिस पर हम ग्लोब यानी कि जिस पर हम लोग निवास करते हैं, उसमें जितने भी पर्वत के बारे में हो या मैदानों के बारे में हो या समुद्री गर्तों के बारे में हो, यानी कि अमीबा के बारे में हो या मनुष्य के बारे में हो। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में जो अध्ययन कराता है वही है जियोलॉजी। जो शेल्डन जॉनसन थे उन्होंने बताया था कि जो हम लोग इतिहास यानी कि अमीबा हो या पर्वत हो, मैदानों हो, समुद्री गत हो, जो मैंने अभी बताया, तथा मनुष्यों से इनके इतिहास के बारे में जो अध्ययन कराएगा वही जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो जियोलॉजी ही पृथ्वी के ऊपर जितने भी निवास करने वाले होते हैं उनके बारे में अध्ययन कराता है, तो इसी को जियोलॉजी कहते हैं। ये दिए थे डनलीट और शेल्डन जॉनसन ने परिभाषा। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे चार्ल्स लायल के अनुसार। तो इनके अनुसार भौमिकी एक विज्ञान है जो प्रकृति के कार्बनिक व अकार्बनिक प्रभुत्वों में जो अनुकर्मणीय परिवर्तन घटित हुए हैं उनकी खोज कराता है। यानी कि ये बताए कि भौमिकी एक विज्ञान है, जो भूमि है एक विज्ञान है जो प्रकृति के जितने भी होने वाले कार्य होते हैं, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, उनके अनुसार क्या होता है, तो जो परिवर्तन घटना होता है या उसमें बदलाव आता है उनकी खोज कराता है। ये बताए थे चार्ल्स लायल। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे रॉबर्ट लिगेट के अनुसार। तो रॉबर्ट लिगेट ने क्या बताया था, तो प्राकृतिक
विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी के भौतिक लक्षणों, सेल संगठन व संरचना और उनमें परिवर्तन लाने वाले शक्ति और इन जीवों व पौधों के अभिलेख जो भूमि और समुद्रों को आबाद करते हैं और उनकी व्याख्या करने में संलग्न है को भूविज्ञान कहा जाता है। यानी कि ये जो बताएं कि भौतिक लक्षण हो या सेल संगठन हो, ठीक है, चाहे उनकी संरचना हो, ये सारा के बारे में, ठीक है, भूमि पर रहने वाले जितने भी पौधे हो चाहे कोई भी हो, समुद्री के बारे में हम लोग अध्ययन करें, उसकी व्याख्या अगर कराता है तो वही भूविज्ञान कहलाता है। ये कौन बताए थे? तो रॉबर्ट लिगेट ने बताए थे, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित सभी पक्षों के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। और देखिए इनसे क्या स्पष्ट हुआ था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित सभी पक्षों के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। ये रॉबर्ट लिगेट के अनुसार था। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि भूविज्ञान का उद्देश्य क्या है, आखिर भूविज्ञान का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है। आर्थिक या व्यवहारिक भूविज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की उन शाखाओं को सम्मिलित करते हैं जो व्यवहारिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करते हैं। आधुनिक समय में उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश कच्चे माल पृथ्वी के भूगर्भ से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि आधुनिक समय में बहुत से ऐसे कच्चे माल हैं जो कि पृथ्वी के अंदर से ही प्राप्त किया जाता है, जिनमें देखिए क्या होगा, कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, एस्बेस्टस आदि महत्वपूर्ण है। ये सारा आप तो नाम सुना ही होगा, आपने सुना ही होगा ये सारा नाम, लेकिन ये जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सबसे ज़्यादा आधुनिक क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग मिलता है। ये सारा कैसे इसको निकाला जाता है, किस तरह से ये मिलता है, और देखिए इसमें आगे। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज का अध्ययन खनिज विज्ञान के अंतर्गत होता है। खनिजों के भंडारों की खोज की दिशा में सबसे पहले पूर्वेक्षण संबंधी कार्यों का अध्ययन कार्यों का करना अनिवार्य है। यानी कि इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ पता चल जाता है, जैसे में कि कोयला कहीं पे, चाहे सोना या सोना नहीं, कोयला में ही पाया जाता है, कोयला पता चल जाता है, कहीं पे पेट्रोल पता चल जाता है, लौह अयस्क पता चल जाता है। तो इसका क्या है कि इसको निकालने से पहले, यानी कि इसका खनन करने से पहले क्या है कि इसका पूर्वेक्षण किया जाता है, अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है, और वहाँ तभी इसके बाद वहाँ पे कदम आगे बढ़ाया जाता है, उसकी खनन की जाती है। मतलब कि उसका खनन करने से पहले वहाँ का क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जान लिया जाएगा, वहाँ पे क्या चीज़ अंदर में है कि नहीं है, इसका पूरी अच्छी तरह से पता कर ली जाएगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, उसके बाद क्षेत्र की गवेषणा की जाती है। ये दोनों प्रक्रम गवेषणा भूविज्ञान के अध्ययन के विषयों का संगठन करते हैं। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों को उनकी प्रकृति के आधार पर अयस्क खनिज, धात्विक अधात्विक खनिज और दहनशील खनिज, इन 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि इसको जो है मुख्यतः 3 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन? तो अयस्क खनिज, अधात्विक खनिज और दहनशील खनिज, 3 वर्ग में बांटा जाता है। और मैंने इसको बताया है कि इसको निकालने से पहले वहाँ का सारा जो है अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त किया जाता है कि अंदर में है कि नहीं, और किस तरह से खनन किया जाता है। इसका टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अच्छी तरह से, जो कि उसमें किस तरह से खनन किया जाता है,
कैसे खनन किया जाता है और किस तरह का क्षेत्र में ही खनन किया जाता है, वे सारा मैं बता दूंगा। अब देखिए इसमें आगे क्या होगा। भूविज्ञान के इतिहास का अवलोकन करने से यह पता लगता है कि मानव समाज के विकास की सभी प्रावस्थाओं में भूविज्ञान से जितनी अपेक्षा थी, इसमें सदैव अंतर रहा है। जिस समाज में आर्थिक तथा औद्योगिक विकास योजनाबद्ध तरीके से होता है, वहाँ भौमिकी का महत्व और बढ़ जाता है। मानव कल्याण के लिए ही मनुष्य सभी प्रकार के विज्ञानों का अध्ययन करता है और भूविज्ञान भी इससे अलग नहीं है। यानी कि हमारे आपूर्ति के लिए मनुष्य ने तो बहुत सा चीज़ का उपयोग करता है, और ऐसा चीज़ का उपयोग करता है जो कि अभी सबसे ज़्यादा देखा जाए तो धरती के अंदर से निकल कर बनने वाले ही चीज़ का यूज किया जाता है। यानी कि धरती के अंदर से निकाल कर जो कच्चे माल होते हैं उससे बनाकर जो चीज़ बनता है, जो भी वस्तुएं बनती है, उसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये बहुत सारा देखा जा सकता है, लेकिन अब इसमें क्या हो गई है कि अंतर आ रहा है। ठीक है, जैसे में कि अब प्लास्टिक का यूज किया जाएगा। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा, चेयर हो गया, चाहे कोई भी कुर्सी, टेबल, मेज, बेंच, अब सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का चीज़ आ रहा है। ठीक है, अंतर तो आ रहा है, लेकिन ये जो है भूविज्ञान, ये विज्ञान की अपेक्षा ऐसा विज्ञान है जिसका कि पृथ्वी से रिलेटेड पूरा बताता है। और मनुष्य ने तो अनेक प्रकार का विज्ञान पढ़ता है इसके लिए, लेकिन ये विज्ञान उससे कम नहीं है। देखिए इसमें आगे होगा, मानव कल्याण के लिए ही मनुष्य सभी प्रकार के विज्ञानों का अध्ययन करता है और भूविज्ञान भी इससे अलग नहीं है। अभी तुरंत मैंने बताया कि जो विज्ञान मनुष्य पढ़ता है उससे भूविज्ञान भी अलग नहीं है। यानी कि विज्ञान कहने का मतलब कि और कुछ के बारे में कोई खोज करता है किसी और चीज़ पर, कोई साइंटिस्ट बनता है, तो कोई डॉक्टरी लाइन का विज्ञान पढ़ता है, तो उस सबसे कम नहीं है भूविज्ञान। ठीक है, भूविज्ञान का उद्देश्य में इतना ही होगा आपका। अब इसमें आगे मैं बात करूंगा अगला वीडियो में कि विज्ञान की शाखाएं, आखिर उसमें किन किन शाखाओं को पढ़ना है, और के विज्ञान का जो है भूविज्ञान की शाखा और विज्ञान की शाखा क्या होती है उसको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ में बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि मैं जो अगला वीडियो लाऊंगा वे आप तक पहुंच सके। थैंक यू।